I don't know whether you noticed or not, this was ladies' special session. The ambassador, thank you very much. Thank you very much, Mrs. Lekhi. Thank you very much, Ambre, that you have taken your time out. Now may I request the next session, the Money Talks. It's a great session to have to understand that how we find, the lot of dollars, rupees, euros to put into, these infrastructure projects. Shri Raj Kiran Rai ji, CEO, MD, National Bank for Financing Infrastructure and Development in NABFID. Mr. N.S. Viswanathan, he is Chairperson, Axis Bank and former Deputy Governor of RBI. Shaurya Dawal is joining us from London. He is Managing Director, Torch Investments. Mr. Sanjeev Agarwal, CEO, Managing Director, NIIF. And Shri Rajneesh Kumar, Chairman, State Bank of India. Former Chairman, State Bank of India. Rajneesh ji. Time 25 minutes. Okay. Good afternoon, everyone. This is a very interesting section about finding funds for infrastructure projects, because no initiative can succeed unless there is money to fund it. And today we have Mr. Viswanathan, Mr. Raj Kiran Rai, Mr. Shaurya Dawal. अच्छा फिर मुझे भी जाना है 4:30 बजे है मेरा अपॉइंटमेंट दूसरा, तो जैसे चाहे वैसे कर लेते हैं 25 मिनट्स में. Do you want any rescheduling? Yes. We are okay. Okay. So, just. Sorry, because of the delay, the session got, late to start. Sachin ji, may I request Mansukh Bhai Mandavia, Honorable Minister for Labour, Employment, and Minister for Youth Affairs and Sports. He'll give us the ministerial address, and after that we will start with the session. I'm so sorry. N.S. Viswanathan sir, we are beginning with the ministerial address, and then we will be continuing with your session. Okay. IMEC कॉन्क्लेव में वैसे तो मैं केवल शुभेच्छा देने के लिए ही आया हूँ, और मुझे खेद भी है कि आपका सेशन चालू होना था और मुझे इंटरवेंशन करना पड़ रहा है, लेकिन IMEC के बारे में जब मुझे कॉन्क्लेव के बारे में बताया गया, मुझे खुशी हुई, क्योंकि IMEC एक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है. आप सीमेंट कंक्रीट का यूज करके पोर्ट एंड रोड नहीं बना रहे हैं. मैं मानता हूँ कि ये देश का भविष्य भी है, पीपल टू पीपल्स कनेक्ट भी है, कल्चर का आदान प्रदान भी है, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, उसका बहुआयामी उपयोग है. और इसलिए जब सिल्क रूट से हम यूरोप जाते थे
मैं थोड़े समय पहले उज़्बेकिस्तान गया था एज ए मिनिस्टर। उज़्बेकिस्तान सिल्क रूट का पार्ट था। वहाँ कई वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स का मैंने चौपाई बोलते हैं, हम भी चौपाई ही बोलते हैं। ये कहाँ से हुआ? लोग जाते थे यही रूट से यूरोप, यही लैंग्वेज का यूज करते थे, आपस में संवाद होता था, संवाद संबंध बनाते थे, रिश्ता तय करते थे, रिलेशनशिप डेवलप होती थी और उसके आधार पर हमारा व्यवस्थाएं चलती थी। वैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई भी डेवलप्ड कंट्री की एक कई पैरामीटर में से एक पैरामीटर होता है। मैं भारत सरकार का पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर भी था। फॉर डेवलपमेंट, जिस देश ने समुद्र पर राज करा है, एक देश ने दुनिया पर राज करा है। एक समय था एंशिएंट समय में जब इंडिया सदियों से समुद्र के द्वारा दुनिया के साथ ट्रेड करते थे। माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात। मैं एक बार दार एस सलाम गया तो दार एस सलाम में ओखा स्ट्रीट थी। तो ओखा गुजरात का छोटा सा पोर्ट है, टाउन है, सी पोर्ट है। तो वहाँ ओखा, यू गो टू अहमदाबाद, अहमदाबाद में आप जाएंगे तो मस्कती मार्केट है। क्यों मस्कती मार्केट है? मस्कत वाया गल्फ ऑफ कैम्बे टू इनलैंड वाटरवे साबरमती रिवर टू अहमदाबाद ट्रेड चलता था। तो समुद्र कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी भी है इस कॉरिडोर में, रोड कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर जब आप रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं तो उसके आधार पर रिलेशनशिप डेवलप होती है, इकोनॉमिक गतिविधि ऑटोमेटिक होती है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट डेवलप होता है तो उससे आपकी एसेट ऑटोमेटिक मोनेटाइज होती है, नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल एसेट बट आपकी कल्चरल एसेट, हेरिटेज एसेट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें 65% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज के है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें उसको कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब कंट्री के साथ हमारा रिश्ता इस कॉरिडोर से और सुदृढ़ होगा तो उसके साथ हम हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फायदा ले सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये सब कंट्री के साथ हमारा टाइप हो, हमारी रिलेशनशिप हो, हमारा बीच में आदान प्रदान हो। दुनिया में स्किल मैन पावर, टैलेंट स्किल पे मैन पावर की एक कॉरिडोर के एरिया के सभी लोगों में बहुत बड़ी क्राइसिस है। जो हमारी एसेट है हमारे लिए पॉजिटिव है। ये स्किल मैन पावर दुनिया में जाए, बिजनेस करे, इंडस्ट्रीज लगाए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करे, म्यूचुअल फायदा होता है। हमें उसका यह फायदा है कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उसको यह फायदा है कि उसको जिस टाइप के स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई। तीसरा व्यूहात्मक फायदा है कि जब कोई देश के नागरिक, मुझे पता है जब कारगिल वॉर हुई थी तब दुनिया के 48 कंट्री में इंडियन डायस्पोरा ने इंडिया के फेवर में जुलूस निकाला था। इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लोगों ने वहां जुलूस निकाला था। ये हमारा एम्बेसडर है, ये चाहे कोई भी क्षेत्र में वहां काम करने के लिए जाए। क्या हम इस देश के बीच में यहां जिस टाइप की स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इसका ऐसी स्किलिंग यहां करी जाए? उसके लिए हम इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा है कि वर्तमान समय में नंबर ऑफ टाइप की कंट्री से डिमांड आती है। मैं हेल्थ मिनिस्टर था एट दैट टाइम, आई वेंट टू जापान। जापान गवर्नमेंट ने कहा कि हमें नर्स चाहिए,
लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए और जापानी स्पीकिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप मुझे लैंग्वेज सिखाने वाले लोग दो, मैं मेरी कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू करूं। नॉर्थ ईस्ट में 2 कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू करा। वो लोगों ने ही सर्टिफाई कर दिया कि जापानीज उनके ही टीचर आए। और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मेघालय के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 50 नर्सिंग का एक दल लेके जापान गए। तो उनकी रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यू गो टू केरला, आज देश में सबसे ज्यादा कंजप्शन पावर केरला है, वहां कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परचेस पावर केरला है। क्यों? दिरहाम में पैसा है उसके पास, क्योंकि वहां के मैन पावर दुनिया में काम करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट, इंडिया इज ए बिग कंट्री हुज ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इमर्जिंग इकोनॉमी। ये देश की इकोनॉमी इमर्जिंग है। आज अमेरिका, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ 3% बिलो है, चाइना 4% बिलो है, यूरोप 1%, 2% है। ऐसी स्थिति में इंडिया की इकोनॉमी 6, 7, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का हो रहा है। मतलब यहां संपत्ति का सर्जन हो रहा है। मीन्स जब संपत्ति का सर्जन होता है तो परचेस पावर बढ़ता है, परचेस पावर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, स्किलिंग होता है। तो हम म्यूचुअल स्किल सर्टिफिकेशन के लिए एमओयू कर सकते हैं। कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करें सर्टिफिकेट हमारा, तब जाके दूसरा मैंने तय करा है, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अभी इजराइल ने कहा कि हमें इंडिया से प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, उसको प्लम्बर और कारपेंटर चाहिए, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन एक टाइप का है। मैं उसको इंडिया में प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं कि आइए भाई, मैं हर यूनिवर्सिटी में आने वाले दिनों में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कैरियर लॉन्च चालू करना चाहता हूं। 3 पार्टी टाइप करूंगा, यूनिवर्सिटी प्रीमाइसिस देगी। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, जिसमें एक रोबस्ट पोर्टल बन चुका है। कोई भी टाइप की 44 लाख एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं। देश के दुनिया की सभी रिक्रूटमेंट एजेंसी उसके साथ जुड़ी हुई है। 31 करोड़ ई श्रम पोर्टल उसके साथ इंटीग्रेटेड है। 1.5 करोड़ माय भारत वॉलंटियर जो यूथ देश का है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। ये सबका एक्सेस हम दे देंगे। दुनिया से कोई भी डिमांड करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का कैंपस में जाके यूनिवर्सिटी को पता लगेगा कि ये देश में इस टाइप की स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मैं इस टाइप का स्किलिंग मेरे कंट्री में, मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरी कॉलेज में कराऊंगा। तब जाके दुनिया की डिमांड को हम मीट कर पाएंगे। और ये सारा विषय हम ग्लोबलाइजेशन के समय में सेग्रीगेट वे में नहीं सोच सकते हैं। हमें दुनिया का डिमांड, सप्लाई, पोजीशन, स्थिति की समीक्षा की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर हमें हमारी व्यवस्था बनानी होती है। और यही हमारी, और उनके लिए भी मेरा एक एडिशन है कि सारी चीज के लिए दुनिया का ही मॉडल इंडिया एडॉप्ट करे जरूरी नहीं है, हमें अपना मॉडल बनाना चाहिए। ट्रेडिशनल वे में कई हमारा बेस्ट मॉडल बना हुआ है, उसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड मैनेजमेंट। हम हमारे मॉडल के आधार पर हम हमारा एक कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं कि हमें हमारे मॉडल से ही एक प्लेटफॉर्म पर डिबेट करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। कोविड के दरमियान जब स्टार्टिंग में माई सेल्फ फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो दुनिया के साथ मैं बात करता था तो दुनिया कहता था कि इंडिया है बिग कंट्री है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडिया कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा और इंडिया में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ये दुनिया का मानना था, ये उनके पैरामीटर से देखते थे, देखेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त मोदी जी ने स्टैंड क्या लिया? इंडिया का मॉडल अडॉप्ट करा। इंडिया का मॉडल क्या था? उस वक्त क्रिटिसिज्म होता था। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, मोदी जी ने कहा कि
एयरफोर्स से प्लेन से ट्राई कलर से कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करो। ये मॉडल ये था कि हमारे देश में हेल्थ ये कॉमर्स नहीं है। दुनिया के लिए सारी चीजें कॉमर्स हो सकती है, लेकिन हमारा मॉडल, हमारे लिए हेल्थ ये सेवा है और सेवा हमारा संस्कार है। ये संस्कार को जागृत करना है तो क्या करें? तो मोदी जी ने कहा कि हम थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे कोरोना वॉरियर्स, उसको प्रोत्साहित करते हैं ताकि उसके अंदर जो सेवा का संस्कार पड़ा है वो जागृत हो जाए। ये जागृत करने के लिए करा। जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, फिर दुनिया से मेरी बात चलती थी तो दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं क्या, आपके यहाँ नर्स ड्यूटी पर आती है? तो एक डेवलप्ड कंट्री ने मुझे, उसके एक साइंटिस्ट ने मुझे 2-3 बार पूछा, तो मीटिंग पूरी हुई तो मैंने तुरंत अपने एम्बेसडर को कॉल करा कि ऐसा क्यों पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसलिए पूछ रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर नर्स ड्यूटी पर नहीं आते, 2 महीने की 1 महीने की छुट्टी मुँह के रख के चले गए। हमारे देश में कई डॉक्टर्स ने अपना प्राण गंवा दिया, कई नर्स ने अपने स्वयं को खपा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। क्यों? सेवा ही हमारा संस्कार है। दैट इज अवर मॉडल। देखो, इतने बड़े देश में गरीब लोग भी हैं और करोड़ों की संख्या में है, मिडिल क्लास भी करोड़ों की संख्या में है, हर दिन का कमाई करके हर दिन खाने वाले लोग भी है, महीने की कमाई करने के करके महीने खाने वाले लोग भी है। 3 महीने तक ये देश में लॉकडाउन रहा, 3 महीने, लेकिन 3 महीने में सरकार से हो सका इतना सरकार ने करा, एनजीओ से हो सके इतना एनजीओ ने करा, कॉर्पोरेट सेक्टर से हो सके इतना कॉर्पोरेट सेक्टर ने करा। हम सब लोग, आप और मैंने, सब लोगों ने एक ख्याल रखा कि हमारे घर के बगल में कोई भूखा सूता नहीं है ना, कोई गरीब बिना भोजन से सोए नहीं। हम सब लोगों ने ख्याल रखा क्योंकि सेवा ये हमारा संस्कार है। दैट इज अवर मॉडल। जब हम कोई भी विषय पर दुनिया से बात करें तब हमें ग्लोबलाइजेशन से हम दूर नहीं रह सकते, उनके सापेक्ष में भी हमें सोचना है, लेकिन मॉडल हमारा होना चाहिए और हमारा मॉडल ही हमें सक्सेस बना सकता है। और इसलिए हमारे दिस कॉरिडोर में हमारी आर्थिक गतिविधि कैसी होगी, हमारी सोशल मूवमेंट कैसी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, दुनिया में सभी जगह पे कॉमन ही होता है, पोर्ट होता है, हाईवे होता है, रेलवे होती है। उससे कनेक्शन से, एक कनेक्टिविटी से जियोपॉलिटिकल बदलाव कैसे आएगा, ये विषय भी मैं मानता हूं कि हमारा डिबेट और डिस्कशन का होना चाहिए। आप सब लोग इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेंट करे हैं, आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं मानता हूं कि देश के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और यूरोप के लिए जो भी सुझाव आएंगे, ये कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए और आगे सोचने के लिए एक स्टेप के रूप में सपोर्ट करेगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मंडाविया जी। आपसे निवेदन है आप मंच पे ही रहें। हम आपके स्वागत करने के लिए हमारे चेयरमैन एम्बेसडर वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। अश्विनी महाजन जी और अनिलेश जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और मंडाव जी का स्वागत करें। जिस तेजी के साथ हम लोगों ने आपको मंच पर लाए और आपका उद्बोधन सुना, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण विषय आपने सामने रखा है जो हम लोगों के लिए भारतीय मॉडल को डेवलप करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश भी है और प्रयास भी है। आदरणीय अश्विनी जी आए मंच पर और एक स्वागत करें। अश्विनी जी ने उनकी बहू के द्वारा बना हुआ एक चित्र जो है वो भी तैयार कराया। मनसुख भाई, आपका पोर्ट्रेट है, ये साक्षी, ये पुत्रवधू है अश्विनी जी की।